अंकन और अनुरंकन, जिसे हम ड्राइंग और रेंडरिंग के नाम से भी जानते हैं। अंकन क्या है या ड्राइंग क्या है, इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि जब कोई आर्टिस्ट होता है, वह जब छाया व प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु का रूपांकन ठोस व वास्तविक दृश्य के अनुरूप करता है, तो यह प्रयास अंकन कहलाता है या ड्राइंग कहलाती है। यह अंकन 3 डायमेंशनल प्रभाव लेकर बनता है। चित्रकार की जो भी चित्रभूमि है वह द्विआयामी होती है, जिस पर तीसरे आयाम का निरूपण करने के लिए परिप्रेक्ष्य अथवा क्षय वृद्धि पर्सपेक्टिव की जो हमने पिछली कक्षा में बात की थी, उसके नियमों का सहारा लिया जाता है, जो कि वास्तविक तो नहीं होती है, पर हमारा जो दृष्टि पटल है उस पे भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, दृष्टि भ्रम पैदा होता है। यह दृष्टि भ्रम भी प्रतिदिन वस्तु को देखते रहने का एक रूढ़िबद्ध अभ्यास है। चित्रण या अंकन जब आकार के स्वरूप को ठोस दिखाने का उद्देश्य गौण होकर चित्रण माध्यम के अनुरूप ही परिवर्तित और सरलीकृत हो जाता है या सिंप्लीफाइड हो जाता है तथा मात्र संयोजन की दृष्टि से किया जाता है, तो वह रेंडरिंग या अनुरंकन कहलाता है। माध्यम का सफल तकनीकी प्रयोग जिसमें रूपांकन किया गया है, अनुरंकन की विशेषता कही जाती है। यहाँ रूप की आकृति गौण हो जाती है, जबकि चित्रण की सफलता के लिए और नंदात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए संयोजन के नियमों का भी सहारा लिया जाता है। इसे अनुप्रेरित अंकन भी कहा जाता है, क्योंकि ये माध्यम व रेखा, रंग, पोत इत्यादि कला तत्वों से ही अनुप्रेरित होते हैं, जिसमें क्रमशः इन्हीं तत्वों व माध्यम की प्रधानता भी रहती है। वस्तु आकृति की त्रिआयामी स्वरूप यहाँ गौण हो जाता है। इसी कारण एक ही वस्तु का भिन्न भिन्न माध्यमों से चित्रण भिन्न भिन्न प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर हम थर्ड डायमेंशन की बात करते हैं, तो चित्रकार अपने आसपास दिखाई देने वाली अथवा जो भी हम दैनिक उपयोग में लेते हैं ऐसी वस्तुओं का चित्रण जब करता है, तो चित्रकार चित्रण में सीमित साधनों का प्रयोग करता है। चित्रण में उसके समक्ष सर्वप्रथम 2 डायमेंशनल जो सरफेस होता है वह रहता है, और उस पर जो अपना 3 डायमेंशनल जो सरफेस है या 3 डायमेंशनल वस्तुओं को 2 डायमेंशनल सरफेस पे वो चित्रण करने की समस्या उसके सामने रहती है। तो इस तीसरे आयाम के निरूपण के लिए उसको सबसे अत्यधिक आवश्यक रहता है कि वह पर्सपेक्टिव या क्षय वृद्धि के नियमों का ज्ञान, जिससे केवल आयाम का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु चित्रभूमि तो वही द्विआयामी रहती है। दर्शक वस्तु के चारों ओर से देखता है वस्तु को, अतः वह पहले से ही उसके प्रत्येक पहलू से परिचित हो जाता है। जैसे कि हम कोई भी लकड़ी का घनाकार या क्यूब ले लेते हैं जिसके 6 पक्ष हैं, जबकि दर्शक को एक समय में उस क्यूब के 3 से अधिक पक्ष नहीं दिख सकते। प्रतिदिन देखते रहने के कारण वह आकार दर्शक के मस्तिष्क में रूढ़िबद्ध तरीके से फिक्स हो जाता है, जो कि वास्तविक तो नहीं होता है, परंतु उसका एक आभास हमको महसूस हो जाता है। आकृति का यह रूप वास्तविकता से परे परिप्रेक्ष्य के नियमों की सहायता से चित्रित किया जाता है, जो कि वास्तविक न होकर वास्तविकता का आभास मात्र होता है। उदाहरण के लिए हम जिस क्यूब का चित्रांकन कर रहे हैं, उसमें घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है, जो प्रत्येक भुजा पर समकोण होता है, परंतु एक समय में वर्ग का एक ही पक्ष समकोणीय दिख सकता है, और ऐसे में समकोण अधिक व न्यून कोण
में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम 2 अथवा 3 पक्ष देखकर भी संपूर्ण घनाकार का आभास कर सकते हैं और स्थिति से समझौता कर लेते हैं। अंकन में शेड और लाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो किसी भी वस्तु का वास्तविक व संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध होता है। छाया प्रकाश का प्रभाव आकृति और चित्रभूमि के द्विआयामी स्वरूप के त्रिआयामी स्वरूप में परिवर्तन करने या प्रदान करने में सहयोग देता है, अर्थात वह चित्रभूमि के समतल प्रभाव को उभार व दबाव का भ्रम उत्पन्न कर उसे ठोस स्वरूप प्रदान करने में सहायक हो जाता है। अतः त्रिआयामी वस्तुओं को द्विआयामी चित्रतल पर निरूपण करते समय छाया प्रकाश और शेडो का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जब प्रकाश का स्रोत एक ही दिशा से आ रहा होता है, उस समय जो तल प्रकाश के सर्वाधिक निकट होते हैं सबसे अधिक प्रकाशमान होंगे तथा क्रमशः प्रकाश से जो दूर होते जाते हैं वे तल प्रकाशमान कम होते हैं और अंततः एक शेड के अंदर या अंधकार के अंदर वो चले जाते हैं। ऐसे में यदि वस्तु का बाह्य रेखांकन थोड़ा सा भी अगर धूमिल किया जाता है तो गोलाई का प्रभाव और आसानी से हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। उसी प्रकार त्रिआयामी वस्तुओं को द्विआयामी चित्रभूमि पर अंकित करने के लिए भी चित्रकार को चित्रण का कोई महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अपना लेना चाहिए और चित्र के तत्वों के आधार पर ऐसा चित्रण करना चाहिए कि जिसे देखकर दर्शक उसको पहचान सके। इसीलिए चित्रण में वस्तु की बाहरी रेखा का महत्व अधिक होता है। हम देखते हैं प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है उसमें जो भी ह्यूमन ने लाइन या सीमा रेखा खींची है उसके माध्यम से चित्रांकन किया है। इसी प्रकार अजंता के संपूर्ण चित्र हम देख लें तो उसमें जो सीमांत रेखा है उसको प्रमुखता दी है। इन आकृतियों में दर्शक आसानी से पहचान लेता है। द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी चित्रण के लिए 6 सिद्धांत अपनाए जा सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं सीमांत रेखा अथवा रंग विभिन्नता के आधार पर आकृति निर्माण, जिससे आकृति में छाया जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। दूसरा है आंतरिक रेखांकन, जिसके माध्यम से आकृति को हम ठोस रूप प्रदान कर उसके विभिन्न अंगों को चित्रण स्पष्ट करने में हम सहारा प्राप्त करते हैं। सीमांत रेखा व आंतरिक रेखाओं को आच्छादित करने से आकृति की दूरी और निकटता का आभास कराया जाता है। ये इस चित्रण का तीसरा सिद्धांत है। हम चतुर्थ सिद्धांत में देखेंगे कि जो भी परिप्रेक्ष्य है उसके नियमों के आधार पर समांतर रेखाओं को तिरछी कर दिखाने से तल की गहराई का आभास उत्पन्न हो जाता है। पांचवा, निकटता व दूरी का आभास उत्पन्न करने से चित्रण में ठोसपन व वास्तविकता दिखाई जा सकती है और आकृतियों का विशाल तथा लघु रूप त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करता है। छठा, छाया प्रकाश का अंकन वास्तविक प्रकाश मात्रा के अनुरूप किया जाना चाहिए। इससे आकृति के वास्तविक रूप का निरूपण हो जाता है। इस प्रकार छाया प्रकाश व क्षय वृद्धि के नियमों के आधार पर द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी चित्रण हम संभव होता देख सकते हैं।